हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। मैं ईश्वर से कामना करता हूं आपके स्वास्थ्य की, आपके शिक्षा की और आपके करियर को लेकर। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं विवेक प्रयागराज से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टडी ग्रुप में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों हम जानते हैं, इस चैनल पर जीएस की एक श्रृंखला का प्रारंभ हुआ है, जिसके अंतर्गत हम सभी विषयों को पढ़ेंगे और शुरुआत हो चुकी है। इसमें शुरुआत भारत के भूगोल से हुई है। भारत के भूगोल में हम लोगों ने शुरुआत के टॉपिक को पढ़ लिया है। आज हम लोग, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, कि भारत की समुद्री सीमा को पढ़ेंगे। ठीक है, समुद्री सीमा को पढ़ने से पहले हम जानेंगे आखिरकार समुद्री सीमा होती क्या है, कैसे इसका निर्धारण होता है। ठीक है, इसी को आइए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि विश्व में, अगर विश्व के स्तर पर देखा जाए, पृथ्वी पर देखा जाए, 5 प्रमुख महासागरों का रूप हमें देखने को मिलता है। तो 5 प्रमुख महासागर कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर, हिंद महासागर। चौथा उत्तरी ध्रुव महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर। और पांचवा दक्षिणी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर। इस तरीके से 5 प्रमुख महासागर हैं। उत्तरी ध्रुव महासागर को हम क्या कह सकते हैं, एक आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। और दक्षिणी ध्रुव महासागर को हम क्या कह सकते हैं, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए, विश्व भर में जो चीजें होती हैं, प्रशांत, जाहिर सी बात है, महासागर, महासागर के किनारे बसे हुए देश होंगे, उनकी सीमाओं का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा, आइए देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले 1945 में एक संस्था का निर्धारण हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, यूएनओ। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका हिंदी में क्या नाम है, संयुक्त राष्ट्र संघ। हालांकि इसका निर्धारण किया गया था विभिन्न प्रकार के देशों के बीच जो मध्यस्थता का विवाद होता है, उनके सीमा निर्धारण से विवाद होता है, उनके लिए योजनाएं बनाना या उनके लिए कार्य को करना। परंतु अब समस्या ये हुई कि चलिए ठीक है, सीमा निर्धारण तो हम किसी देश की सीमाओं से देखकर कर सकते हैं, परंतु जलीय सीमा का निर्धारण हम किस प्रकार करें। इस प्रकार से जब समस्या पैदा होने लगी कि विभिन्न समुद्रों के किनारे बसे बसे जो देश थे, वो क्या किए, अपनी सीमाओं को ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते थे, क्योंकि समुद्र से खनिज पदार्थ, अन्य बहुत सी चीजें प्राप्त होती थी, तो वो अपनी सीमाओं को लगातार बढ़ाने लगे। इसको देखते हुए जो यूएनओ था, उसने 1982 में एक संस्था की स्थापना की, जिस संस्था का नाम क्या था, अनक्लोज, CLOSE। क्या नाम था, अनक्लोज। अब ये संस्था क्या करती थी, ठीक है, ये संस्था का क्या कार्य था, इसका पूरा नाम आप जान लीजिए। पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ
ऑफ सी। ठीक है, जैसे देखिए पूरे इसी से समझ में आ रहा है कि जो समुद्र के लिए नियम बनाने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। ठीक है, तो इस संस्था को जब बनाया गया तो उसने इस पर कार्य करना शुरू किया तथा इसने प्रत्येक देशों के लिए समुद्र की जो सीमाएं होती हैं उनको 3 रूपों में विभाजित किया। ठीक है, कितने रूपों में? 3 रूपों में। वो 3 रूप कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। अनक्लोज ने 3 रूप दिया। पहला रूप कौन सा था? पहला रूप था प्रादेशिक समुद्री सीमा। जो पहला था वो कौन सा था? प्रादेशिक समुद्री सीमा। दूसरे नंबर पर कौन सा था? संलग्न क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद तीसरा नंबर पर कौन था? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इन 3 रूपों में उन्होंने विभाजित किया। प्रादेशिक समुद्री सीमा को क्या कह दिया जाता है? प्रादेशिक समुद्री सीमा को टेरिटोरियल सी। इसको क्या कहा जाता है? टेरिटोरियल सी कहा जाता है। ठीक है, प्रादेशिक समुद्री सीमा को टेरिटोरियल सी कहा जाता है। और अगर पूछा जाए संलग्न क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो कॉन्टिग्युअस सी या फिर जोन। ठीक है, कॉन्टिग्युअस जोन। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र को, इसको क्या कहा जाता है? इसेंटियल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड किया गया प्रत्येक देश, विश्व के जितने भी देश हैं और जिनकी सीमा समुद्री भागों से लगी हुई है, समुद्री क्षेत्र से लगी हुई, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। अब कितनी सीमा होती है? आइए, चूंकि हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत का भूगोल पढ़ते हुए हम भारत के रूप में भारत की जानते देखते हैं कि किस प्रकार से सीमाओं का निर्धारण किया गया है। आइए देखते हैं, इसको रिवर्स करता हूं। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले तो हम भारत के मैप पे चर्चा करेंगे। किस प्रकार से? देखिए, भारत का मैप, चूंकि जाहिर सी बात है कि यह कैसा क्षेत्र है? कच्ची भूमि है। कच्ची भूमि, कहीं पे पर्वत है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पे तटीय क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है एक सीधी लाइन तो नहीं होगी। ठीक है, सीधी लाइन नहीं होगी तो कुछ ना कुछ ऐसा मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है कि कहीं गड्ढा है, कहीं पे ऊंचा भाग है, कहीं समुद्र में ज्यादा घुसा हुआ है, कहीं पर अंदर तक है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत का मैप हो गया। अब भारत के मैप में देखिए, जो ऊपरी लाइन है, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, जो भारत के मैप में ये ऊपरी लाइन है, इनको मिलाकर वैज्ञानिकों ने एक लाइन की संकल्पना की है। जितने भी ऊपरी भाग हैं, यानी जो समुद्र की तरफ हैं, इनको मिलाकर एक लाइन की संकल्पना की है। और इस लाइन को क्या कहा जाता है? आधार रेखा। आधार रेखा। ठीक है, इस समुद्री सीमा को क्या कहा जाता है? आधार रेखा। और इस समुद्री सीमा के भीतर यह जो जल है, ठीक है, यहां पर जो जल है, यहां पर जल भरे होंगे, इनको क्या कहा जाता है? आंतरिक जल। आंतरिक जल। ठीक है, इनको आंतरिक जल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, किसी भी देश की सीमा का निर्धारण करने के लिए इसी आधार रेखा से संकल्पना की जाती है। इसी आधार रेखा पर
लाइन खींची जाती है कि इससे कितनी दूरी तक सीमा होगी। और दूसरी चीज एक मैं और आपको चीजें बता देता हूं कि जो समुद्री क्षेत्र या फिर कह लीजिए जलीय क्षेत्र में दूरी नापने के लिए हम एक इकाई का प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं नॉटिकल मील। नॉटिकल मील हम जानेंगे, एक नॉटिकल मील बराबर, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो यह होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि समुद्री दूरी नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं तो नॉटिकल मील। इसका जो मानक है वो कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो हम लोग नॉटिकल मील से ही चलेंगे। आइए अब देखिए, सबसे पहले आधार रेखा से जो पहली लाइन खींची गई है, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। आधार रेखा से जो पहली लाइन खींची गई है वह कितनी है? मान लीजिए यह कितनी लाइन है? यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। इस लंबाई को क्या कहते हैं, या फिर इस दूरी की जो सीमा है उसको क्या कह सकते हैं? जो पहली हमारी थी, क्या कहेंगे इसको? प्रादेशिक, क्या कहेंगे इसको? प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक है, समुद्र में यह कितनी दूरी में है? 12 नॉटिकल मील। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील पर जो समुद्री सीमा है उसे हम कहेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा। या फिर अगर इंग्लिश में इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको? अभी मैंने लिखवाया, अभी मैंने बताया है, इसको हम कहेंगे टेरिटोरियल जोन। ठीक है, टेरिटोरियल जोन। ठीक है, अब देखिए इस पर क्या है? इस पर उस देश का, इस पर, इस सीमा पर किसी भी देश या फिर इस देश का संपूर्ण अधिकार होता है। क्या होता है? संपूर्ण अधिकार। ठीक है, इस देश पर किसी अन्य देश का अधिकार नहीं हुआ। यानी कि जैसे आपका घर होता है ना, आपके घर के बाहर का आपका जो द्वार होता है, आपको जो बाहर कहते हैं ना, घर के बाहर थोड़ा सा जहां हम खटिया रख लें, गाड़ी खड़ी कर लें, भाई उस पर आपका अधिकार होगा। पड़ोसी आके उस पर रहने लगेगा तो आप लड़ोगे नहीं कि भाई हमारे घर के सामने क्यों खड़ा कर रहे हो, हमारे घर के सामने क्यों तुम चारपाई रख रहे हो। तो इसी तरीके से भारत की जो 12 नॉटिकल मील की दूरी है वह क्या है? उसके प्रादेशिक, उस पर संपूर्ण अधिकार उस देश का होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो लाइन बनती है आधार रेखा से, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। कितना? 24 नॉटिकल मील। ठीक है, 24 नॉटिकल मील। अब देखिए 24 नॉटिकल मील जो है उसको क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। या फिर अगर इंग्लिश में कहें तो क्या नाम है इसका? कॉन्टी जोन। ठीक है, इसका एक अन्य नाम भी है जिसे हम कहते हैं अनुमति जोन। अनुमति जोन दूसरे नंबर पर है ये। ठीक है, यह कितना है? 24 नॉटिकल मील। ठीक है, 24 नॉटिकल मील को अनुमति जोन कहते हैं। अब देखिए यह सीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह सीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या होता है? अनुमति जोन, जैसे कि मैंने बताया अनुमति, अनुमति की मतलब है कोई भी विदेशी जहाज, जैसे ये वॉरेन हेस्टिंग्स, अरे मान लीजिए यार कोई भी अंग्रेज विदेशी आता है, ठीक है, वो कहाँ भारत में घुसने है, कहता है कि मुझे आना है, व्यापार करना है। ठीक है, व्यापार करना है तो भैया इस सीमा के अंदर घुसने के पहले आपको हमारे गृह मंत्रालय से अनुमति लेना पड़ेगा। आप यहाँ नहीं घुस सकते हैं। ठीक है, बिना आप अनुमति दिए आप हमारी सीमा में नहीं आ सकते हैं। क्यों भाई? आप व्यापार करने आ रहे हो, पता चला अंदर से कुछ आप अन्य चीजों का व्यापार करने लगे, तो आप बताइए कि हम किस चीज का व्यापार करेंगे। ठीक है, कितने दिन यहाँ रहेंगे, जब तक हम आएंगे, तो यहाँ से आपको अनुमति लेना पड़ेगा। और इस अनुमति के रूप में क्या है? अनुमति लेना पड़ेगा। अनुमति के रूप में इनको क्या देना पड़ेगा? कुछ
चार्जेस लगेंगे कि आप हमारे यहाँ व्यापार करने आए तो कुछ भाई पैसा देंगे, आप हमारे यहाँ करेंगे। तो यह एक वित्तीय जोन भी हो जाता है। क्या? वित्तीय जोन भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि वित्त भी यहाँ पर प्राप्त होने लगता है, हमें पैसे भी यहाँ से मिलने लगते हैं। दूसरी चीज क्या है, अब भाई यहाँ पर आई जहाज लेकर, ठीक है, जहाज लेकर आया, यहाँ पर कुछ गंदगी फैला देगा, जैसे कुछ तेल ही रिसाव हो गया, कुछ अन्य चीजें रिसाव हो गई। तो यहाँ पर जो साफ सफाई करना होगा, क्या चीज? साफ सफाई। साफ सफाई का अधिकार, इस जो 24 नॉटिकल मील में साफ सफाई का अधिकार होगा वो किसका होगा? उस देश का होगा जिसकी सीमा में यह है। साफ सफाई या फिर कह सकते हैं इसको स्वच्छता प्रबंधन। स्वच्छता प्रबंधन का अधिकार उसी देश को होता है। ठीक है, तो यहाँ 24 नॉटिकल मील में आप लोगों ने क्या समझा? यहाँ पर यह एक वित्तीय जोन है, यहाँ पर साफ सफाई होती है, यहाँ पर स्वच्छता प्रबंधन का अधिकार होता है। और क्या होता है देखिए, ठीक है, यह हो गया। अब कोई भी हम जान रहे, कोई भी विदेशी जहाज यहाँ पर बिना अनुमति के नहीं आ सकता है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला देखते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली सीमा है, इसके बाद हमारी अगली सीमा कौन सी है? 12 नॉटिकल मील से, 12 नॉटिकल मील से जो अगली सीमा है हमारी, वह है 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील, ठीक है, 200 नॉटिकल मील है। अब देखिए इस पर क्या क्या अधिकार है, इस पर हमारे देश का क्या क्या अधिकार है। तो आइए देखते हैं। 200 नॉटिकल मील में सबसे पहले तो जो वैज्ञानिक अनुसंधान, क्या? वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, हमारे देश के वैज्ञानिक जो जाते हैं समुद्र में अनुसंधान करने, समुद्र के नीचे विशेष प्रकार की जो प्रजातियां मिलती हैं, पेड़ पौधे मिलेंगे, खनिज संसाधन मिलेंगे, उनका अनुसंधान करने का अधिकार किस सीमा तक है? 200 नॉटिकल मील के भीतर तक। दूसरा क्या है? द्वीप निर्माण। द्वीप निर्माण, ठीक है, जैसे कि हमेशा होता है, जाहिर सी बात है, कृत्रिम द्वीप, जैसे अमेरिका ने हिंद महासागर में कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया है। द्वीप निर्माण चूंकि भाई अमेरिका अधिकार करके अपना काम कर सकता है, वहां चूंकि बहुत पुराने समय से है वो, ठीक है, परंतु इस क्षेत्र में जो भी द्वीप, मान लीजिए समुद्र से कोई द्वीप निकल के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो उस पर भारत का अधिकार होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत का अधिकार। कोई कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर सकता है, यहाँ पर वो पर्यटन विभाग को बढ़ावा दे सकता है कि वहां पर अपना डेवलप करके वहां पर पर्यटन का रास्ता खोल दे। ठीक है, कुछ अन्य सैनिक छावनी बनाने के लिए वह द्वीप बना सकता है। तो तमाम कार्य करने के लिए उसे 200 नॉटिकल मील के अंदर ही अपना कार्य करना पड़ेगा। अन्य कार्य जो होता है वह है, ठीक है, जैसे यहां पर जो भी सागरीय जीव मिलेंगे, ठीक है, जैसे जो मिलेंगे सागरीय जीव, उनका सर्वेक्षण, सागरीय जीव का सर्वेक्षण करने का अधिकार इस सीमा के अंदर किसका हो गया? भारत का हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या जाना? वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है, उसके बाद द्वीप निर्माण है, सागरीय जीव सर्वेक्षण है। यहां से जो हमारे खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, खनिज संसाधनों की जो प्राप्ति होती है वह भी हमारे भारत का पूर्ण अधिकार होगा इस दूरी के भीतर। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर पूर्ण रूप में देखा जाए तो भारत की समुद्री सीमा शुरुआत कहां से होती है? प्रादेशिक समुद्री सीमा से। प्रादेशिक समुद्री सीमा के भीतर का जो ये आधार रेखा, उसके अंदर के जल को क्या कहते हैं? आंतरिक जल कहते हैं। आंतरिक जल आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील संपूर्ण अधिकार होता है उस देश का जिस देश की सीमा में है। इसके बाद आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील को हम क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र या अनुमति जोन, कॉन्टिग्यूअस
जोन। इसके अंतर्गत वित्तीय जोन कहते हैं, इसे साफ सफाई की कहते हैं, स्वच्छता प्रबंधन के अंतर्गत यह होता है। अनुमत जोन के अंतर्गत मैंने बताया कि कोई भी विदेशी जहाज यहाँ पर बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता है। तीसरा जो हमारा था 200 नॉटिकल मील, इसे हम कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यही भारत का क्या कहलाता है, EEZ। क्या कहलाता है, EEZ, यानी इसेंशियल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है, इसेंशियल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब देखिए इसके बाद का जो जल है, ठीक है, इसके बाद या 200 नॉटिकल मील के बाद का जो जल है वो क्या कहलाता है, बाह्य जल। बाह्य समुद्र क्या कहलाएगा, बाह्य समुद्र। इसे खुला समुद्र भी कहते हैं, खुला समुद्र। अब इस खुला समुद्र में सभी देशों का, विश्व के जितने भी देश है उनका पूर्ण अधिकार होगा। ठीक है, इस क्षेत्र में कोई भी देश अपना अधिकार नहीं कर सकता है। ठीक है, सभी देशों का पूर्ण अधिकार होगा। यहाँ पे आके वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, यहाँ पर आकर अपने कार्य कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं इस क्षेत्र में कर सकते हैं। परंतु इस 200 नॉटिकल मील के अंदर कोई भी कार्य इस तरीके का नहीं किया जा सकता है। तो ठीक है साथियों, कभी कभी साथियों पूछ लेता है क्वेश्चन, भारत का EEZ कुल कितना है, किलोमीटर में पूछ लेता है। तो हम जानेंगे भारत का EEZ। देखिए भारत का EEZ कितना है, तो अगर किलोमीटर में पूछा तो इसको लिखेंगे 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, परंतु अगर पूछ लिया मिलियन में पूछ लिया तो हम लिखेंगे 2.02 मिलियन, 2.02 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से इसको अलग अलग प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने मैप के माध्यम से पूरा आप लोग इसको समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से अपने लिख सकते हैं। कॉपी में बिल्कुल नोट्स बनाइए, इसको नोट्स बना के कई बार रिवीजन करिए। ये चीजें ऐसी हैं कि क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस समुद्र के बाद जो बाह्य समुद्र है, बाह्य समुद्र या खुला समुद्र, ठीक है, इसे हम एक और शब्द कह सकते हैं जिसका नाम है उच्च समुद्र। उच्च समुद्र। समुद्र अगर कभी इंग्लिश में आपको परेशान करने के लिए पूछ लिया तो इसे क्या कहेंगे, हाई सी। क्या कहेंगे, हाई सी। ठीक है, ये तो हो गया आंतरिक समुद्र और बाहर क्या हो गया, हाई सी। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जाना भारत के जो समुद्री सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, क्या क्या क्षेत्र, किस किस क्षेत्र को क्या क्या कहा जाता है। इस तरीके से आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक और कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। इससे क्या होगा, मैं आगे और वीडियो आपके सामने अच्छी लाऊंगा। अगर ये क्लास आपको रेगुलर चाहिए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, जिससे मैं और ज़्यादा प्रेरित होऊंगा इस क्लासों को और आगे कंटिन्यू करने की। तो इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। वेरी वेरी थैंक यू।